Welcome back. Let's get started with another chapter, that is national income. Most important chapter of macroeconomics. बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं इस चैप्टर को लेके। क्यों? क्योंकि सर समझ में तो आ जाता है बट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मेरा उद्देश्य, मेरा एम ये रहेगा आपका जो कंफ्यूजन है उसको प्रॉपर साइड में रखा जाए और चैप्टर को यहाँ घुसाया जाए। कहाँ पे? दिमाग में। और इस तरह घोल के हम इस चैप्टर को पी जाएंगे कि रटाफिकेशन ना हो, समझ में भी आ जाए, प्लस स्कोरिंग बन जाए। क्योंकि यहाँ अगर स्कोर कर लिए तो नंबर, परसेंटेज और टॉप पे भी आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर द चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफाइन किया गया है सबसे पहले सर नेशनल इनकम होता क्या है। दिमाग में भी आया मेरे नेशनल इनकम क्या हो सकता है। मैंने कहा सर जब हमारी कंट्री में होने वाली सारी इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम है। ये तो साफ और सीधे शब्दों में हमने आपको समझा दिया, पर इसमें भी तो बहुत कुछ होगा। क्या होगा देखते। दैट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by resident of a country as a reward from rendering their factor services during an accounting year। एक साल में होने वाले सारे फैक्टर इनकम। आई नो क्या होता है फैक्टर इनकम का क्वेश्चन दिमाग में आ चुका है। बच्चे अब होशियार हुए हैं, छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन क्रिएट करने लग गए हैं और यही एक स्पिरिट है। मैं कह सकता हूं आप अच्छे से पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो क्या होता है फैक्टर इनकम? और इसके साथ एक और चीज इसने बोला सर रेजिडेंट की भी बात की है इसने। अच्छा, यहां पे रिवॉर्ड की भी बात की गई है और फैक्टर सर्विसेज की भी बात की गई है। इतनी सारी चीजें मिलकर नेशनल इनकम को बना रही हैं। अगर नेशनल इनकम को बना रही हैं तो कुछ तो बात जरूर होगी। पहले हम बात करेंगे फैक्टर इनकम। उससे पहले मैं एक और चीज बताऊंगा जो नॉर्मली कोई नहीं छेड़ता है इस चीज को, कि एक साल में ही होता है। क्यों होता है एक साल में? सोचने वाली बात तो है सर, ऐसा क्यों है कि हम एक साल में ही निकाल रहे हैं? क्योंकि जनरली कैलकुलेशंस जो होती है रिलेटेड टू कंट्री या रिलेटेड टू एनीथिंग कंपैरिजन जब किया जाता है तो यूजुअली एक साल का किया जाता है। क्योंकि उस 12 महीने में पता चलता है कि आपका ग्रोथ कितना हुआ, डेवलपमेंट कितना हुआ। 2 दिन में कोई नहीं बता सकता है डेवलपमेंट कितना हुआ, इसलिए प्रॉपरली एक साल का टारगेट लेके चला जाता है। ये चीज समझ आ गई। अब बात करते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है। किसी को अगर याद हो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या था सर? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज बिजनेस। एंटरप्रेन्योर भी था। इतना कुछ था तो इसको कुछ मिलता था। इनकम क्या होती थी इसकी? उसी इनकम की बात कर रहे हैं क्या सर? बिल्कुल मैं उसी इनकम की बात कर रहा हूं, दैट इज वेजेस। फिर लेबर को क्या मिलेगा? लैंड को क्या मिलेगा सर? लैंड को तो रेंट मिलेगा, वेजेस मिलेगा लेबर को, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ये चीजें फैक्टर इनकम होती हैं। बिल्कुल हम इसी इनकम की बात कर रहे हैं। जब इन लोगों को इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट आता है, वेजेस आता है, रेंट आता है, उसी को इनकम बोल रहे हैं। वही इनकम नेशनल इनकम में आके जुड़ती है, तब जाके नेशनल इनकम निकलता है। मतलब कंट्री में ये सारी चीजें रेगुलरिटी से हो रही हैं, हर एक सेक्टर में ये चीजें हो रही हैं, इसीलिए इनको प्रॉपरली नेम दिया गया, दैट इज नेशनल फैक्टर इनकम। तो फैक्टर पेमेंट क्या होता है? ये तो एफओपी से होने वाले इनकम की बात कर रहे हैं। ये जब फैक्टर पेमेंट की बात कर रहा है, जो लैंड के लिए रेंट पे हुआ, वेजेस किसको पे हुआ? लेबर को हुआ। और इंटरेस्ट किसको पे हुआ?
किसको पे होता है इंटरेस्ट? सर कैपिटल पे होता है और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट पे होता है। उसी फैक्टर पेमेंट की बात करते हैं तो दैट इज फैक्टर पेमेंट। इसमें एक और चीज आएगी फैक्टर सर्विसेज में। क्या आ जाएगा? क्या सर्विसेज को आप इग्नोर कर देंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले वो चार्जेस लेता है। मैं एज अ टीचर आपको सर्विस दे रहा हूं, आपको एजुकेशन दे रहा हूं, एजुकेशन देता हूं, क्या उसके बदले आप मुझे फी पेमेंट नहीं करते? क्या मैं कंट्री की ग्रोथ में और उसके रेगुलेशंस को मेंटेन करने में सहायक नहीं हूं? बिल्कुल हूं। मैं, मेरा भी तो योगदान है। मैं भी तो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूं। अपने लिए कर रहा हूं पर किसी ना किसी वे में मैं कंट्री को सपोर्ट कर रहा हूं बाय द वे ऑफ एजुकेशन सेक्टर। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो सर्विसेज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सर्विसेज को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया गया फैक्टर सर्विसेज के नाम से। ठीक है, एक साल के अंदर फैक्टर इनकम होनी चाहिए। रेजिडेंट की बात की, रेजिडेंट कौन होता है? ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट आया, पहले इसको देख लिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर का मतलब होता है सर वन साइडेड। वन साइडेड गिफ्ट हो सकता है सर, चैरिटी भी हो सकती है। मैंने कहा ऐसा है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारा बिहेव अच्छा लगा मुझे, आपको मैं एक काम करता हूं, आपका बर्थडे है क्या, लीजिए ये गिफ्ट ले लीजिए 5,000 का। क्या वो 5,000 रुपए खर्च नहीं हुए? हुए ना। कहां गए? सर मैंने गिफ्ट दे दिया ना, तो मैं उससे मांग तो नहीं सकता। आखिर खर्च तो हुआ ना, मांग नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, खर्च हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी को नाम दिया गया इन सारों को यूनिलैटरल ट्रांसफर। और इसी यूनिलैटरल एक तरफा ट्रांसफर, जब किसी चीज का एक तरफा भुगतान हो, उसको भी कवर करेंगे। दैट इज ट्रांसफर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट। कैसे? ट्रांसफर पेमेंट इसलिए हुआ मैंने चैरिटी दे दिया, मैंने दिया, पे किया, पेमेंट तो हुआ। भले चैरिटी को हुआ, दिया किसने? मैंने दिया। भैया उसको पेमेंट मत बोलिए, आप उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलिए। मतलब मैंने अपना कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर दिया एज अ चैरिटी। ठीक है। और फिर गिफ्ट की भी बात करें तो मैंने आपको गिफ्ट दिया, ट्रांसफर ही ना किया, मेरे पास से आपके पास गया, दैट इज ट्रांसफर। बट सर इनकम किस सेंस में आप बोल रहे हैं ये भी बताइए। इनकम इन द सेंस इफ यू रिसीव्ड इसके लिए गिफ्ट आपको जो रिसीव हुआ है, क्या आपने इसके लिए कोई काम किया? यू हैवेंट डन एनी वर्क। आपने कोई काम नहीं किया, प्रोडक्टिव काम नहीं किया, रिलेटेड टू प्रोडक्शन काम नहीं किया, तो भैया इनकम ही ना है, प्रॉफिट ही ना है मेरे लिए। मेरे को फ्री में गिफ्ट मिल गया, गिफ्ट तो फ्री में ही मिलता है, उसके बदले काम किया जाता है? नहीं किया जाता। कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा है, दोस्त को मैंने गिफ्ट दिया, क्यों दिया? उसका बर्थडे था, उसने बदले में मुझे पार्टी दी, इसलिए मैंने उसको गिफ्ट दिया। नहीं समझे। गिफ्ट आप तब दोगे जब वो पार्टी देगा। ये तो आप सोच रखे हो, ये हमारा मजाक का मुद्दा हो गया। ठीक है। बट एक्चुअली जो गिफ्ट जाता है, एक्चुअली जो गिफ्ट हम लोगों को प्रेफर करते हैं, देते हैं, या ट्रांसफर पेमेंट होता है, चैरिटी होता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए नहीं दिया जाता है, दान दिया जाता है। तो वो सारी चीजें वन साइडेड, एक तरफा है, दूसरे तरफ से मांगा नहीं गया, कोई मांगेगा नहीं। चैरिटी मांगी नहीं जाती, चैरिटी दी जाती है, की जाती है। तो वो चीजें जो एक तरफा हो वो सारे ट्रांसफर पेमेंट और ट्रांसफर इनकम में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। बात फिर आएगी रेजिडेंट की। अब रेजिडेंट कौन होता है समझते हैं। रेजिडेंट मतलब निवासी, हम कह सकते हैं इसको निवासी, तो हमको सिंपली आपने बता दिया। निवासी कौन होता है, क्या मतलब है इसका, देखते हैं।
अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। मेंशन किया है मैंने सारी डेफिनेशन को एक प्रॉपर वे में। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन डेफिनेशन को जरूर इंक्लूड करिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको बुक में भी इजीली नहीं मिलेगी। मैंने ये जो बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है और उम्मीद है आपको ये नोट्स पसंद भी आएंगे। आगे से मेरी पूरी कोशिश रहेगी इससे और बेस्ट नोट्स देने की, ताकि आप लोगों की कहीं भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। याद करने में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर एक डेफिनेशन आपको कई पॉइंट्स भी क्लियर करेगा, एज वेल एज काफी चीजें कवर करते हुए चलेगा, जिससे आपको अलग से कुछ प्रेफर नहीं करना पड़ेगा। लेट्स मूव फर्दर। अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन। एक पर्सन रेजिडेंट कहलाएगा, कब कहलाएगा? हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री, एक कंट्री में रहता हो पहले से, कब? एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री के अंदर हो, मतलब अगर वो कुछ कमा रहा हो तो वहीं खर्च करने का इच्छुक हो, उसके आसपास वो सारा प्रोडक्शन हो रहा हो, उसी का वो भुगतान कर रहा हो, उसी को वो उपभोग कर रहा हो, दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है। He is called a normal resident since he normally lives in a country of his economic interest. अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अपने खुद के जीवन यापन के लिए वो कोई काम कर रहा है, अपने घर चलाने के लिए वो कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और उससे वो अपने घर को चला रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। बट उसका घर डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। जिस कंट्री में वो रह रहा है 1 साल से ज्यादा हो चुका हो उसे रहते हुए और उसी कंट्री के अंदर सारा खर्च उसका जा रहा हो, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। आगे देख लीजिए, लिखा हुआ द पीरियड ऑफ स्टे शुड नॉट बी लीस्ट 1 ईयर और मोर। 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि हम कब कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक पर्सन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री है, वो उस कंट्री का निवासी है, कब? लेट्स सी। नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन होता है? इसमें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों आते हैं। अब इंडिविजुअल की बात करें तो पर्सन की बात कर रहा है पहली चीज। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन में क्या हो सकता है? सर कंपनी हो सकती है, या कह सकते हैं सर कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है जो लाई कहां करे? कंट्री के अंदर लाई करे तो ही माना जाएगा। 1 साल से ज्यादा हो चुका हो उसको स्थापित हुए, प्लस उसका सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री के अंदर हो, कंट्री के लिए सारा वो प्रोडक्शन कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, सारा खर्च वगैरह सब कुछ 1 साल के अंदर, 1 साल से ज्यादा उसी कंट्री के अंदर हो, उसी कंट्री के लिए हो, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। आगे पढ़ते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। एक आया रेजिडेंट, दूसरा सिटीजन, नॉन सिटीजन, नॉन रेजिडेंट, चारों चीज देखेंगे। पहली चीज तो सिटीजन हम कह सकते हैं उसको जो कंट्री के अंदर हो, इनसाइड कंट्री। नॉन सिटीजन हम क्या कह सकते हैं? सर आउटसाइड कंट्री भी तो लोग रहते हैं। मेरा भाई अगर सऊदीया चला जाए, वो बाहर फॉरेन में रह रहा है, क्या वो पैसा वहां खर्च करेगा? नहीं सर, वहां जॉब करेगा, पैसा वो इंडिया में भेज रहा है, क्या वो हमारी कंट्री का नहीं कहलाएगा? बिल्कुल वो इंडिया का ही कहलाएगा, बाहर का थोड़ी ना हो जाएगा। बाहर चला गया तो ऑन वीजा गया है, जैसे ही वीजा खत्म होगा सर वापस उसे अपने घर आना ही पड़ेगा। तो आउटसाइड कंट्री भी जो लोग रहते हैं उनको भी हम सिटीजन बोलते हैं, रेजिडेंट बोलते हैं। आगे फॉर एग्जाम्पल इसने बोला है फॉरेनर्स हु रिजाइड्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री, तो क्या वो हमारी कंट्री के नहीं कहलाएंगे? 1 साल से ज्यादा उस कंट्री में रह रहे हो, वहां पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पैसा वहां कमा रहे हैं, कुछ खर्च भी कर रहे होंगे, क्या वो सारी चीजें उसी कंट्री के लिए नहीं हो रही, दूसरी कंट्री के लिए हो रही हैं? बट वो हैं तो इंडियन ही, आखिर कुछ परसेंटेज उनका इंडिया में आता है, लाई यही करता है, उनको भी इंडियन सिटीजन बोला जाएगा, उनको रेजिडेंट कहा जाएगा।
इतना समझ आया? आगे बढ़े। थर्ड इसने बोला है इंस्टीट्यूशंस की बात की है, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक। अब दिमाग में आए सर वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई, बाहर के देशों में होगा? अरे नहीं, इंटरनेशनल लेवल की बात है, क्या इसकी ब्रांचेस नहीं होंगी? हर कंट्री में इसकी ब्रांच है वर्ल्ड बैंक की। आया समझ? और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ इसने WHO का भी एग्जांपल लिया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर नॉट कंसीडर्ड resident of a country in which these organizations operate but are treated as resident of international territory। क्या बता दिया? ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि अगर ये जितने इंस्टीट्यूशन के नाम लिखे हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और WHO वगैरह, है तो इंडिया में, काफी देशों में ये लोग अपना ब्रांच खोल के रखे हैं, बट ये रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। आप सारे ऑपरेशंस काम यहां कर जरूर रहे हैं, बट आप उस कंट्री के नहीं हो जाएंगे, ये ऑलवेज फॉरेनर माने जाएंगे, ये नॉन रेजिडेंट ही माने जाएंगे, या रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी भी कह सकते हैं, मतलब ये बाहर के देशों में रहने वाले व्यक्ति माने जाएंगे। However, the staffs of these bodies are treated as normal resident of a country which the international body operates। मतलब staff of these, ध्यान से देखिएगा, staff of these bodies are treated as normal resident of the country in which the international bodies operates। जहां पे ये WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक स्थापित है, जहां ये काम कर रहा है, उसमें क्या काम करने वाले जो स्टाफ हैं वो बाहर के होंगे? बाहर के तो नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं होगा मैं अगर WHO हूं, वर्ल्ड बैंक हूं, मान लो मैं वर्ल्ड बैंक हूं, मुझे इंडिया में अपना एक सेटअप तैयार करना है, मैंने जमीन ले ली, रेंट दे रहा हूँ, मैंने स्टाफ जोड़ा, कहां से? क्या मैं अपने देश से लेके आऊंगा? इंडिया का नहीं हूं मैं, इंडिया का वर्ल्ड बैंक नहीं है, बाहर का ही है। बाहर से क्या मैं 250 लोग की जरूरत है तो 250 लोग उठा के ले आऊंगा? पॉसिबल है? नहीं है सर। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि सर 250 लोगों का वीजा कौन देगा? क्या यहां ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है कि आप यहां से हायर कर लीजिए? यही ना होता है, आप जहां रह रहे हैं, आप जहां कंपनी खोलते हैं, आप जहां दुकान खोलते हैं, आसपास के लोगों को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके एरिया की नॉलेज जितनी अच्छी है और बाहरी को नहीं होगी, इसलिए बाहर के लोगों को हायर नहीं कर पाएंगे, आप लेके नहीं आ पाएंगे, आसपास के लोगों को हायर करेंगे। तो क्या वो उस वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले जितने लोग स्टाफ होंगे अधिकतर उसी कंट्री के होंगे? क्या वो बाहर के कहलाएंगे? वो रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। सिर्फ काम करने की वजह से वो उस कंपनी के साथ साथ वो बाहर के देश के माने जाएंगे जहां की वो कंपनी होगी? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति बाहर की किसी कंपनी में काम करता है और वो कंपनी इंडिया में है, मौजूद है, वहां स्थापित है, वहां वो सेटअप तैयार है उसका, जहां वो लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्बेसी है, फ्रांस की एम्बेसी इंडिया में दिल्ली में है, अगर नहीं है, अगर फ्रांस की एम्बेसी इंडिया में है, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, दिल्ली में काम करने वाले 20%, 30%, 60%, 80% जो भी पर्सन है इंडियन है और वो फ्रांस की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो फ्रांस के सिटीजन नहीं माने जाएंगे, वो इंडियन सिटीजन ही माने जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक WHO लोकेटेड इन इंडिया not a normal resident of India but Americans working in its office for more than a year will be treated as normal resident of India। खा गए धोखा। कैसे? इसने कहा WHO इंडिया में लोकेटेड है, 1 साल से ज्यादा हो गया रहते हुए, WHO को सेट होते हुए, मान लो 5 साल से WHO इंडिया में है, बट वो इंडियन सिटीजन आज भी नहीं कहलाएगा, इंडियन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। बट उस 5 साल में अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति 4 साल से काम कर रहा है तो वो इंडियन रेजिडेंट माना जाएगा, वो अमेरिकन नहीं माना जाएगा।
ठीक है, चलिए। Local employees working in foreigner embassy located in their country as treated normal resident. Local employee working in foreigner embassy located in their country, वहां के पर्सन जो कि एग्जाम्पल के साथ समझो, नहीं समझ में आ रहा तो, इंडियंस वर्किंग इन यूएस एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया रेजिडेंट ऑफ इंडिया। यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, इंडियंस यूएस की एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो भी वो इंडियन ही तो माने जाएंगे, बाहर के नहीं ना माने जाएंगे। अभी जस्ट आपको मैंने ये चीज बताई कि अगर कोई एम्बेसी, अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसी कंट्री के किसी लोकेटेड प्लेस पे सेटअप है और वहां का लोकल पर्सन उस एम्बेसी या उस इंस्टीट्यूशन में काम करता है, तो वो उस कंट्री का नहीं माना जाएगा जिस कंट्री की एम्बेसी है, बट वो माना क्या जाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, पता नहीं कितने सालों से वो इंडिया में रह रहा है, काम कर रहा है, सिर्फ जॉब की वजह से अदर कंट्री का नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, वर्कर्स फ्रॉम across the border who crosses border in the morning to work in the other country, like Indians who work in Nepal and return in the evening, are not resident of country where they work. मैं एक इंडियन हूं, नेपाल जाना मेरा रेगुलर का काम है, ठीक है, सुबह को जाता हूं, शाम को वापस आ जाता हूं, साल में ऐसा रोज होता है, 365 दिन मैं ऐसा करता हूं, सुबह को जाता हूं, शाम को वापस आ जाता हूं, तो क्या मैं नेपाली हो गया? नहीं ना, मैं हूं तो इंडियन ही। जा किस लिए रहा हूं, मोटिव क्या है सर? वहां वर्क करना है, वर्क करके वापस इंडिया में आ जाना, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। हमारा एक्चुअल जो आइडेंटिटी है वो इंडियन है। क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी हम इंडियन सिटीजन हैं और हम इंडिया में हैं, इंडिया में रहते हैं, घर बार सब यही है, यही हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं अदर कंट्री में जाके, ठीक है। रोज बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, नो डाउट करिए, बट शाम तक तो वापस अपने ही घर आ जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। क्या क्या चीजें नॉर्मल रेजिडेंट में आती हैं, कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है? जैसे पहला, सिटीजन हो या इंस्टीट्यूशन हो ऑफ इंडिया, ध्यान से सुनना, ऑफ इंडिया, अगेन आई एम रिपीटिंग, every citizen, any citizen or any institution of India are normal resident of India, ठीक है। सेकंड, citizens of other countries, बाहर के देशों के सिटीजन, जैसे also non citizens who normally resides in India for more than a year and whose center of economic interest lies in India, एक साल से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो और इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब इंडिया में ही हो, तो वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। या सिटीजन ऑफ इंडिया वर्किंग इन आईएमएफ, अगर कोई इंडियन आईएमएफ पे वर्क कर रहा है तो क्या वो इंडिया का कहलाएगा, वो रेजिडेंट कहलाएगा? नॉर्मल, बिल्कुल कहलाएगा सर। फॉरेनर बॉडीज लाइक बैंक एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन इंडिया, अगर कोई फॉरेन बैंक है वो इंडिया में काम कर रहा है तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। ऑपरेटिंग इन इंडिया, यहां से कंट्रोल हो रहा है, ध्यान दिए नहीं दिए, यहां से कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है मेनली, इसलिए वो इंडियन कहलाएगा। फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया अगर है तो वो इंडियन रेजिडेंट कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा वो। चलिए, अब कुछ डाउट्स बच्चों को होते हैं, सर इतना तो आपने बेसिक क्लियर कर दिया, तो ये बताइए, ये जो डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल टेरिटरी की बात होती है, ये क्या होता है? पहले हम देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री क्या होती है। ये डेफिनेशन जो यूएन ने दी, यूनाइटेड नेशन की एक डेफिनेशन, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देगा आपको वर्डिंग दैट व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड
बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल कैलकुलेट फ्रीली। मैंने कहा ये एक बाउंड्री मैंने बना दी, यही जियोग्राफिकल टेरिटरी है। इसके बाहर अदर कंट्री है, इसके अंदर जो काम होगा, जितना काम होगा सब मेरे अंडर आता है, मैं कंट्रोल करता हूं। ये लोग आपस में घूम फिर सकते हैं। अगर कोई पर्सन यहां है तो वो यहां जा सकता है विदाउट एनी वीजा, पासपोर्ट एंड परमिशन। क्यों जा सकता है? क्योंकि वो इस टेरिटरी के अंदर की काम करने के लिए जा रहा है। इस टेरिटरी के अगर बाहर जाएगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो हमारी देश के बाहर की सीमा है। हमारे देश के बाहर की सीमा का मतलब हमारे कंट्रोल के बाहर है वो देश। वो जमीन, वो एरिया हमारे कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल दिमाग में मेरे आया है। एग्जांपल मैं लूं, ये अगर मान लो घर है आपका, आप यहां जाना चाहो या यहां से आप यहां आना चाहो, इतने में क्या आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? कभी नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? घर आपका है। बट यही बात अगर आपको यहां आना हो और यहां मेरा घर हो, यहां आने के लिए आपको ये क्रॉस बाउंड्री, ये बाउंड्री आपको जो क्रॉस करनी पड़ेगी यहां से यहां, उसके लिए परमिशन लेनी होगी मेरी। क्यों? क्योंकि ये आपके कंट्रोल के बाहर की चीज हो जा रही है। इसी वजह से ये डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर का है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी आपका है। आया समझ डिफरेंस? ठीक है। अब बताइए डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं, वो भी देख लिया जाए। इसने जैसे बताया है, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑल्सो। इसने कहा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, पहली चीज। अच्छा, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में हम कह सकते हैं सर पॉलिटिकल मैप। किसी ने देखा है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया? देखे हो तो अच्छे से देखे होगे, ज्योग्राफी में बनाया जाता था कुछ, वो जो ऐसे करके बनता था ना, ये ऐसे समथिंग लाइक ये। इससे बाहर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसके अंदर हम जो चाहे वो करें, जहां जाए वहां, जहां चाहे वहां चले जाएं विदाउट परमिशन। घर है सर, बाहर नहीं है। हम अपने घर में हैं, हम किसी से परमिशन नहीं ले सकते, लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे घर के अंदर की बात है, ये अंदर ही रहे तो बेहतर है। बट इससे बाहर जाने के लिए हमें वीजा लगवाना पड़ेगा। यही डिफरेंस है। और इसी जियोग्राफिकल बाउंड्री या यूं कहूं पॉलिटिकल फ्रंटियर्स की बात कर रहा है कि हम इसको बोल सकते हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है वाटर की भी बात कर रहा है। सिर्फ आप जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात मत करिए, जो आसपास का पानी का इलाका है, समुद्री इलाका भी तो कहीं ना कहीं हमारे अंडर में आता है, कुछ हद तक आता है। जिसका जितना होगा वो उतना भी कंट्रोल उसके देश के अंदर होगा, और वो भी टेरिटरी में इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। आगे देखेंगे वो चीजें। जैसे इसने बताया है, शिप्स एंड क्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अगर कोई शिप या क्राफ्ट ऑपरेशन और उसका ओनर दोनों कहां हो, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में हो, तो वो किसका कहलाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगा। कैसे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आएगा। एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इंडियन शिप यूके और फ्रांस के बीच में रेगुलरली पैसेंजर को ले जाती है या गुड्स एंड सर्विसेज को लोड अनलोड करती है, प्लस कोई प्लेन अगर पैसेंजर को एयर इंडिया और रशिया जापान के बीच में ले जाता है, तो ये ध्यान दिए कुछ, मैंने कहा कि इंडियन शिप है, यूके और फ्रांस में चल रहा है,
इंडियन शिप यूके और फ्रांस के बीच में लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस अगर कोई इंडियन प्लेन है दैट इज एयर इंडिया, अगर रशिया एंड जापान में पैसेंजर्स को ले जाता है, ले आता है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ये कहता है फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, rigs and floating platforms operated by the resident of a country in an international waters। ये सारे काम जब इंटरनेशनल वाटर में हो, बहुत बड़े समुद्री इलाके में हो। इंटरनेशनल बॉर्डर में क्या हो सकता है, वाटर्स बॉर्डर में क्या हो सकता है सर, लक्षद्वीप हो गया, या कह सकते हैं आप इंडियन ओशियन हो गया। इंडियन ओशियन नाम दिया गया तो कुछ लिमिट तक इंडियन ओशियन है, इसके बाद पैसिफिक ओशियन भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें कहां तक इंडिया के कंट्रोल में आती हैं उनकी बात कर रहा है। लेट्स सी, इंगेज्ड इन एक्ट, वहां जो काम करने वाले फिशर्स हैं, या कोई है ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है जो वहां काम कर रही है, ऑयल निकाल रही है, एक्सट्रैक्शन कर रही है, वहां से कुछ कीमती चीजें निकाली जा रही हैं समुद्र को खुदाई करके, या उसके अंदर से नेचुरल गैसेस निकाली जा रही हैं, वो सारी चीजें जो काम हो रहे हैं, कब वो रेजिडेंट कहलाएंगे, या यूं कहूं कब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में आएंगे। देखते हैं, वेयर द कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, जहां कंट्री के पास राइट हो, जहां तक राइट हो उसी की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फिशिंग बोट ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन, इंडियन फिशरमैन बोट लेके जा रहा है, ठीक है, जाने दो, इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई मछुआरा जो कि इंडिया का रहने वाला है अपनी बोट को इंडियन ओशन में ले जाता है, वहां से मछलियां पकड़ के ले आता है, तो क्या वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। यूके या फ्रांस नहीं कहेंगे ना कि ऐसा है तुमने वहां से लिया है, कहाँ, यहाँ बाउंड्री थोड़ी ना है, मुझे दिखाओ, नहीं है तो ये ले आओ, हमारा हो गया, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडियन ओशियन इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में गिना जाता है, क्योंकि वहां इंडिया के पास राइट है, वहां कोई दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वहां पे कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मूव फर्दर। फोर्थ पॉइंट इज सेइंग एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अगर कोई मिलिट्री का कैंपिंग बाहर के देश में हो रहा है, प्रैक्टिस होती है, जैसे इंडियन एम्बेसी इन रशिया, Americans and other countries will form a part of domestic territory of India. Similarly, embassies of other countries like Japan, Russia and America located in India are the part of domestic territory of their own countries and not of India. क्या मतलब हुआ? मतलब अगर हमारे देश का एम्बेसी बाहर के देश में है, ठीक है, तो वहां काम कर रहा है, तो वो अमेरिका में अगर स्थापित है, वहां लोकेटेड है, तो वो अमेरिका का नहीं होगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही गिना जाएगा। एम्बेसी, सिर्फ एम्बेसी इंडिया का माना जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, इतना सब कुछ अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है तो क्या चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं, वो भी जानना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। जैसे इसने बताया है क्या क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती हैं। जैसे फर्स्ट, टेरिटरियल एनक्लेव्स लाइक एम्बेसीज यूज्ड एज एडमिनिस्टर्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स। वो चीजें जो, या यूं कहूं वो एम्बेसी जो फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं फ्रांस की एम्बेसी, यूके की एम्बेसी या यूएसए की एम्बेसी, ये तीन देश की एम्बेसी इंडिया में है, तो वो इंडियन टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं गिने जाएंगे। वो यूएसए का यूएसए में जाएगा, यूके का यूके में जाएगा, फ्रांस का फ्रांस में जाएगा। एनी डाउट रिगार्डिंग दैट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। International organizations which are physically located within geographical boundaries of a country, their offices form part of international territory. अच्छा, मैंने कहा कि एक एम्बेसी है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IMF,
वो है कहां पे? इंडिया में। ऑफिस यहां है, मेनली काम वहां कर रहा है, एक्चुअली लाई यहां इंडिया में कर रहा है, बट वो इंडिया का तो नहीं हो जाएगा। ये चीज तो कब से हम बात करते आ रहे हैं इस चीज पे, उसी चीज को इसने रिपीट किया है। आ गया समझ? बहुत बढ़िया बात है। अगर आ गया समझ तो नेक्स्ट फर्दर बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम क्या होती हैं। ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। मुझे उम्मीद है मैंने हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हो, आपको नोट्स प्रॉपर वे में दिए हों। कोशिश ये रहेगी और बेटर करने की और बेस्ट देने की, क्योंकि आपके एग्जाम की टाइमिंग भी थोड़ी एक्सटेंड हो रही है, तो थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है। बिना टेंशन के फ्री होके पढ़ाई करिए, समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें और बचती हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा मैं आपको बता सकता हूं। प्लस हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर्स की आपको क्वेरी जो है क्लियर करने के लिए मैं प्रॉपर लेक्चर्स क्रिएट करता हूं। 2 से 3 लेक्चर आपको जरूर मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस के, सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। आगे बढ़े। पहली चीज, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? Domestic income, it is the sum total of factor income generated by all production unit located within domestic territory of a country during an accounting year. डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ फैक्टर इनकम की भी बात कर ली है, जनरेटेड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट की भी बात कर ली है, मतलब प्रोडक्शन हर जगह का, जहां जहां से प्रोडक्शन हो सकता है, बट वो सारे प्रोडक्शन डोमेस्टिक टेरिटरी में लाई करने चाहिए, ये भी देख लिया हमने, और 1 साल के अंदर होना चाहिए, ये भी देख लिया हमने। इसी को क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। इनसे होने वाली इनकम की बात करेंगे। जैसे इसने बोला है, इट मस्ट बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम शुड बी जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर प्रोड्यूसर आर नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, एग्जांपल फॉरेनर। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो जनरेट कहां हो रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, डजंट मैटर वो कौन कर रहा है। अगर प्रोडक्शन यहां हो रहा है, फैक्टर इनकम जनरेट डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है, वेदर बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और नॉन रेजिडेंट बाय अ कंट्री, इट इज डोमेस्टिक इनकम, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। फिर इसने कहा, वी नो दैट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी बोथ नेशनल एंड नॉन नेशनल रेजाइड, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ ऑल पीपल। अच्छा, ये हम भी जानते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में वो व्यक्ति जो है इंडिया के, प्लस वो व्यक्ति जो देश के नहीं है, आउट ऑफ कंट्री के हैं, उन लोगों को भी गिना जाता है, जिसका ट्रीटमेंट किस तरह होता है हमने जस्ट इससे पहले देखा है, उसी की बात कर रहा है। फिर क्या बताता है, इसने एग्जाम्पल लिख दिया है। एग्जाम्पल में ये कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैनी नॉन रेजिडेंशियल कंपनी एंड फॉरेन बैंक्स ऑपरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। एक इंडिया में अगर कोई फॉरेन का बैंक है, फॉरेन का बैंक हो गया या कोई कंपनी हो गई, इंडिया में लाई कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, और काम करने के साथ जो इनकम जनरेट हो रही है, ये देखिए, इनकम जनरेटेड बाय देम इंक्लूड्स इन इंडियन डोमेस्टिक इनकम। जनरेट कहां हो रहा है? नोट करने वाली बात है, अगर आप इनकम की बात करेंगे तो जिस कंट्री में उसका जनरेशन हुआ, जहां से वो निकला हो, उसी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, दस डोमेस्टिक इनकम इज टेरिटरियल कॉन्सेप्ट सिंस इट इज डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है वो एक घर की बात, ऐसे समझा जाए तो एक घर के अंदर होने वाली सारी इनकम डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। आगे आप समझ? ठीक है। और इसने ये चीज बोली है, डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम फ्रॉम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब होता है बाहर से अर्न की हुई इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम आउटसाइड कंट्री।
जब किसी कंट्री के बाहर से होने वाली इनकम को आप शो करेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसका एक्चुअल जनरेशन हमारे देश में नहीं हुआ, वो बाहर के देश में हुआ। आपके भैया, आपके चाचा सऊदीया में जाके कमा रहे हैं, जनरेट वहां इनकम कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। कब आएगा? नेशनल इनकम में आएगा। डोमेस्टिक इनकम में वो नहीं गिना जाएगा। जब आप नेशनल इनकम की बात करेंगे तो बाहर से आने वाली इनकम को आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आगे बताया भी गया है। नेशनल इनकम में कहता है इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड एंड जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जब कोई नॉर्मल पर्सन, इंडिया का रहने वाला व्यक्ति, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में उसका इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में योगदान देता हो और उसका सारा काम यहीं से हो, जनरेशन ऑफ इनकम यहीं से हो, प्लस बाहर से भी कुछ इनकम मंगवाता है अगर वो, तो वो सारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। जैसे point to be noted that national income includes factor income earned by normal resident within and outside the country। सेम बात बताई इसने, यहां का इनकम प्लस बाहर से आने वाली, देश के बाहर से आने वाली इनकम को भी इंक्लूड किया। इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सिंस डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्रोडक्टिव एफर्ट्स फ्रॉम नॉर्मल रेजिडेंट। आया समझ? ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं और सिंबॉलिकली कैसे ये पता चलता है वो देख लेते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं हम। दोनों में क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सिंपली पुट, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। एग्जांपल फॉर्म में नॉन रेजिडेंट का मतलब तो समझ आ ही रहा है सबको, ठीक है। जो इनकम रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री जनरेट हो रहा है, उसको प्लस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अगर होगा, अगर वो घर के अंदर होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री होगा, तो वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा सर, ठीक। और अगर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री होगा तो नेशनल इनकम कहलाएगा। आया समझ? ठीक है। तो यहां नोट करने वाला पॉइंट ये है, एक तो सर डोमेस्टिक की जब आप बात करेंगे तो रेजिडेंट हमारी कंट्री का प्लस नॉन रेजिडेंट भी आ जाएगा, उनसे जनरेट होने वाली इनकम जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा। तीसरा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री होगा तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाया। जब आप बात करते हैं नेशनल की तो नॉर्मल रेजिडेंट ही होगा, पर वो कंट्री के अंदर प्लस कंट्री के बाहर। सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं हम, आउटसाइडर की बात नहीं कर रहे। इसमें आप आउटसाइडर की बात कर रहे हैं, बट वो आउटसाइडर कमा कहां रहा है? इंडिया के अंदर कमा रहा है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा। और मैं अगर यहां कमा रहा हूं प्लस बाहर में भी मेरी वीडियोस जाती हैं, सेल होती हैं, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। इतना सा ही डिफरेंस है, जिसको हमने नाम दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो इसी से एक फॉर्मूला नेशनल इनकम का बन जाता है, नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। घर के अंदर होने वाले सारी इनकम में अगर बाहर की इनकम को लाके जोड़ देंगे तो वो एक नेशनल इनकम हो जाएगा। इतना समझ गए आप लोग? ये था अभी तक आपका पूरा बेसिक। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है। एक बार लेक्चर को रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लीजिए, बुक से पढ़ना हो बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा फ्लो बनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ तक जो मैंने जानबूझ के बेसिक उठाया, ऐसी चीजें बताई हैं जो यूजुअली हर कोई नहीं बताता, या आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी लगेगा। तो मैं हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको हल्का फुल्का थ्योरी और फॉर्मूला बता दूंगा। फिर हम लोग कैलकुलेशंस पे भिड़ेंगे कि आखिर कैलकुलेटिव पोर्शन कैसे क्रिएट हो, कैलकुलेटिव पोर्शन कैसे सॉल्व हो, कैसे उसको इस तरह सॉल्व किया जाए कि हमको हमेशा याद रह जाए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।